जाति से ब्राह्मण हूँ और मुझे अच्छी तरह से पता है ब्राह्मण का दिमाग कैसे चलता है। मैंने कहा अगर ब्राह्मणवाद को आपको लड़ना है तो तथ्य और तर्क के बिना आप नहीं लड़ सकते हो। तथ्य और तर्क के साथ हम अपना लड़ाई तय करेंगे और इसलिए मैं उनके साथ लगा था। और आज ये मुझे 33 साल पीछे ले गया। 33 साल पहले जब मैं विश्वविद्यालय में था तो एक मेरे मित्र, दलित मित्र, उन्होंने मेरे पास आए और मुझे उन्होंने कहा कि देखो भाई, हमारी दिक्कत तो है कि हमारे पास जमीन नहीं है, हमारे पास काम नहीं है और हमारा सुनने को कोई है नहीं, और जब तक हम अंग्रेजी अखबारों में बड़े बड़े आर्टिकल नहीं लिखवाएंगे तब तक कोई सुनेगा नहीं। तो वो कैसे होगा, वो तुम बताओ, तुम अर्थशास्त्र के छात्र हो, तुम हमारा मदद करो। तो तब हमारे शुरू हुई पूरे सारे राज्य में किस तरह से क्या हालत है, लैंड होल्डिंग्स की क्या हालत है, एग्रीकल्चर लेबरर्स की क्या हालत है, रियल वेजेस की, उन चीजों को लेकर हमने शुरू किया काम। और वो एक सीरीज चला था यहाँ पे 1-2 अखबार में। मैं वो दलित मित्र का नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि बाद में उनकी राजनीति थोड़ा बदल गया तो लेकिन वहां से मेरा एसोसिएशन शुरू हुआ था सारे दलित संगठन के साथ, दलित समाज के जो समस्याओं को लेकर। और उस समय हम ये चार्ट और ग्राफ्स बनाते थे। तो आज जब मैं अशोक जी का ये चार्ट्स और ग्राफ्स देख रहा था तो मुझे ये बात 33 साल पहले ले गया, क्योंकि उस समय मैं अपने मित्र को बोला था, देखो अगर, क्योंकि मैं जब मैं ये देखा ये सारे तथ्य की एक सजावट बनाई जा रही है एक तर्क बनाने के लिए, मुझे बेहद खुशी हुई। अशोक जी और हम लोग बात करते रहते हैं। हम भी कुछ चीजों की प्रयास इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे शायद अगर मालूम होता कि आप ये सब चीज कर रहे होते तो मैं थोड़ा सा इन चीजों को अलग तरह से पेश करता, ताकि आपने कहा कि आजकल सब चीज इतना तकनीकी हो गया, बजट हो गया, आपने वित्त मंत्री को बोल दिया कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स देकर सांसदों को कंफ्यूज कर देते हैं। आप भी आज बहुत सारे आंकड़े देकर यहाँ लोगों को सुना दिए। तो थोड़ा उसको बात वो ये नहीं है, बात ये है कि आंकड़ों का रिगर होना चाहिए, लेकिन बात भाषा सरल होना चाहिए। नैरेटिव पहुंचाना बहुत आवश्यक है और वही चीज आज के जो हमारे सुप्रीम लीडर, उसमें बाकी सब लोगों का वो मात दे देते हैं। ये चीज हमें सीखना होगा, दुश्मन से भी सीखना होगा। तो मैं 2-3 चीजें, क्योंकि बड़े सारे वक्ता हैं और उनसे पहले मैं आ गया, बहुत ज्यादा देर बोलना नहीं चाहता हूँ, 2-3 चीजें हमें समझना होगा। ये जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, बहुत अच्छा नारा है, कोई इसके साथ आर्गुमेंट नहीं है, लेकिन इस नारा को हकीकत में कैसे बदले, उसके लिए बड़ी संघर्ष की आवश्यकता है। और उस संघर्ष के लिए जब मैंने कहा तथ्य और तर्क की आवश्यकता है, तो कुछ तथ्य हमें समझना जरूरी है। प्रोफेसर अरुण कुमार कुछ बातें उन्होंने कहा, उसको मैं दोबारा दोहरा रहा हूं क्योंकि ये चीजें हमारे दिमाग में बस जाना चाहिए। आज के समय पर दलित समाज अपने जीविका के लिए कौन से क्षेत्र पे सबसे ज्यादा निर्भर है? कृषि, उसके बाद थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद सर्विसेज। कमाई कहां सबसे ज्यादा है? सर्विसेज में, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में, उसके बाद कृषि में। यानी कि जहां सबसे ज्यादा कमाई का स्कोप है वहां सबसे ज्यादा दलित समाज डिपेंडेंट है। दूसरा चीज प्रोफेसर अरुण कुमार ने कहा कि संगठित क्षेत्र जो होते हैं, जो फॉर्मल सेक्टर होते हैं, जो प्रॉपर कंपनीज होते हैं, प्रॉपर कॉर्पोरेट सेक्टर होते हैं या प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जहां पर लोगों को नियुक्ति मिलता है तो साथ में जॉब सिक्योरिटी मिलता है, प्रोविडेंट फंड मिलता है, पेंशन फंड मिलता है, हर तरह की सुविधाएं मिलते हैं। अगर नौकरी कल को चले जाए तो कोर्ट में जाकर केस लड़ा जा सकता है। उन क्षेत्रों में दलितों की नियुक्ति कम है, दलितों की नियुक्ति ज्यादातर असंगठित क्षेत्र में। और अब क्या हो रहा है, संगठित क्षेत्र जो है वो छोटा है लेकिन वो तेजी से बढ़ रहा है, असंगठित क्षेत्र जो है वो पीछे होते जा रहा है। और ये खास करके
दो जो बड़े झटके आए, एक नोटबंदी, उसके बाद 3, उसके बाद जीएसटी और उसके बाद कोरोना पैंडेमिक। इन्होंने इनफॉर्मल सेक्टर की बेड़ा गर्क कर दी और साथ साथ इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट जो है उनकी भी बेड़ा गर्क कर दी। तो यह हुई दूसरी। तीसरी बात कि अगर बजट में आप देखें, खास करके पिछले 2-3 सालों में ये केवल अनुसूचित जाति और आदिवासियों की बात नहीं है, ये दरअसल में हर कोई पिछड़ा हुआ वर्ग को लेकर बजटरी एलोकेशन में जबरदस्त गिरावट हुई है। क्योंकि हमारे यहाँ सांसद लोग हैं और मैं जर्नलिस्ट रहा हूं, अक्सर हमारे अधिकांश सांसद जो है उन्हें जब बजट स्पीच दिया जाता है, बजट टू बजट फिगर बोला जाता है, जो फिगर सुविधाजनक लगे और वो टेबल थमथमाने लगते हैं। आपको हमेशा अगर आप देखेंगे कि बजट में क्या प्रतिश्रुति दी जा रही है, जो आज अशोक जी ने बड़े अच्छी तरह से दिखाया, और खर्चा कितना हो रहा है, ये पिछले 2-3 सालों में इसमें बड़े बदलाव आए। और इस बार जो बजट प्रेजेंट हुआ, इसके ऊपर कोई इस चीज को लिखा नहीं, हमने इसको दिखाया। जितने सारे केवल जो आपके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के प्रोजेक्ट्स हैं, सिवाय वो नहीं, और सारे ऐसे प्रोजेक्ट जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना ले लीजिए, ग्रामीण सड़क योजना ले लीजिए, जिनमें कि उसमें भी अगर पैसा लगता है तो पिछड़ा वर्ग को फायदा होता है, ज्यादा फायदा होता है। उसमें 50% तक पैसा खर्चा नहीं हुआ जो बजट में एलोकेट किया गया था पिछले बार। और एक बड़े इंटरेस्टिंग चीज आपको बजट आंकड़ों में देखने को मिला मेरे को, आज जब अशोक जी ये प्रेजेंट कर रहे थे, मैंने देखा जितने सारे चुनावी साल है उसमें गिरावट काफी है। बजट एस्टिमेट में जो दिया गया है, रिवाइज एस्टिमेट में काफी गिरावट है, लगभग 35 से 40% खर्चा नहीं होता है। आप देखेंगे वो फिगर को, आपने 2013-14 का नहीं दिया, लेकिन उस साल भी ऐसे होगा, जिस साल निर्वाचन हुआ है उसके पहले वाला और बाद वाला, यानी कि 2013-14, 2014-15, उसका 2018-19 और 2019-20 जो यहाँ पे आपने लिखा है लगभग 68%, 2023-24 और 2024-25। इसका मतलब क्या है? क्योंकि जब चुनाव होता है तो पार्टियां जो है वो चुनावों में लग जाते हैं, कोई लोक प्रतिनिधि यहाँ नहीं रहता है दबाव डालने के लिए किसके लिए, सारा चीज नौकरशाही के ऊपर हो जाता है। और नौकरशाह किसका है? तो ये जो नौकरशाह में जो जाति को लेकर एक इनबिल्ट बायस है, उसको मौका मिल जाता है। वो पैसा क्यों खर्चा करे जो उसकी जो क्लास है उसके लिए नहीं है। नौकरशाह में आप जितना भी बात सुन लीजिए, जो नौकरशाह के ऊपर जो पूरा को पूरा कब्जा बना हुआ है उच्च जातियों का, उनको आपके समस्याओं को लेकर एक का कोई एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन डू नॉट मेक द रूल, किसी को कोई हमदर्दी नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, बल्कि मौका मिलते ही उन्हें बाहर रखना है। तो जब ये सब चीजें होते हैं तो हमें करना क्या पड़ेगा? हमें करना ये पड़ेगा कि जिस तरह से आज के ये, और इसीलिए मैं बहुत खुश हूं कि आज ये जो प्रयास शुरू हुआ है, इस प्रयास को और आगे ले जाना होगा। केवल बजट के आंकड़ों के ऊपर सीमित ना होकर, बजट के आंकड़ों का भी एक राजनीति होता है। बजट केवल सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होता है, बजट केवल धनराशि देने और लेने की बात नहीं होता है। बजट के अंदर सरकार अपना एक तरह से नियत बताती है, वो किस वर्ग को मदद करना चाहती है, वो किस वर्ग के फेवर में काम करना चाहती है। वो जो राजनीति है, सरकार की जो रणनीति है बजट, वो रणनीति के पीछे जो राजनीति है उसे हम समझने की कोशिश करना चाहिए, और उसको लगातार एक प्रयास होना चाहिए। जितने सारे लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ना केवल केंद्र की बजट या केंद्र की अर्थनीति के पीछे जो राजनीति है उसको एक्सपोज करने की आवश्यकता है, बल्कि राज्य स्तर में भी, क्योंकि देखिए आपके सबसे ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस तो सोशल सेक्टर स्पेंडिंग की है, और सोशल सेक्टर स्पेंडिंग जो है, अरुण कुमार ने शिक्षा की जिक्र की,
फ्यूचर नॉलेज इंडस्ट्री है। अगर दलित समाज को उठना है और लड़ाई करना है तो भाई नॉलेज इंडस्ट्री में आगे जाना पड़ेगा, और उसके लिए शिक्षा जो है वो उसकी बेहद जरूरी है, और वो राज्य के खाते में पड़ता है। तो मेरा है कि ये अच्छा शुरुआत आपने की। अगले पड़ाव जब आएंगे हम इन चीजों को एक स्टेट वाइज एनालिसिस भी करने लग जाए, और उसके साथ साथ, क्योंकि उसमें फायदा क्या होगा कि आपको राजनीतिक कार्यकर्ताओं के पास जब जाए, राजनेताओं के पास जब जाए, उन्हें ना केवल केंद्र को लेकर हम कुछ तथ्य और तर्क दें, पर राज्य स्तर में जो रोजाना जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसके लिए भी कुछ एक ऐसे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हो, सहायता मिले, मार्गदर्शन मिले, और ये संघर्ष आगे जाए, ये संघर्ष ज्यादा मजबूत हो, ये संघर्ष में ठोस बातें किया जाए। फिर से आखिर में सिर्फ कहूंगा, तर्क और तर्क को लेकर आगे बढ़ना है। धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।